Hello everyone, welcome to online classes. So as you all know, we have discussed 3 chapters in our previous classes and today we will discuss the Mughal Empire. So what is the Mughal Empire and how the Mughal Empire shines? इसके बारे में हम सारी डिटेल में बात करेंगे. हम हुमायूं के बारे में, अकबर के बारे में, शेरशाह सूरी, एवरीथिंग विच इज कवर्ड इन मुगल एम्पायर वी विल डिस्कस टुडे. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है. तो चलिए मुगल एम्पायर हम शुरू करते हैं. तो व्हाट इज मुगल एम्पायर? सबसे पहले तो ये जो दिल्ली सल्तनत, जब जो दिल्ली सल्तनत है वो जब एंडिंग पे आ रही थी, जब इब्राहिम लोडी, जब लोडी डायनेस्टी चल रही थी, तो इब्राहिम लोडी जो है उसको हराया गया किसके द्वारा? बाबर के द्वारा. और वो किस में हराया? पानीपत का युद्ध हुआ था, आप सबको पता है. पानीपत का युद्ध हुआ, बाबर जो है जीत गया और मुगल एम्पायर वहां से शुरू हो गया, क्योंकि लोडी डायनेस्टी लास्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की जो हार गई और फिर मुगल एम्पायर की शुरुआत होती है. चलिए देखते हैं. बाबर आया, फिर हार गया किसी से, सूरी वगैरह, शेरशाह सूरी से. दोबारा से बाबर आएगा और फिर अकबर और फिर बाकी चीजें आप सबको पता ही है, जहांगीर, शाहजहां, वो सब आते रहेंगे. तो चलिए हम शुरू करते हैं मुगल एम्पायर को. सबसे पहले हम क्या देखेंगे मुगल एम्पायर में? व्हाट वी आर गोना सी, वी विल सी द इंट्रोडक्शन. तो द मुगल एम्पायर, जो मुगल एम्पायर है, as we read in the previous chapter, was founded by बाबर. मुगल एम्पायर को किसने फाउंड किया? बाबर ने. कैसे? इब्राहिम लोडी को हराकर. तो बाबर सेट अप द एम्पायर आफ्टर ही डिफीटेड इब्राहिम लोडी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526. कब? 1526 में पहला बैटल ऑफ पानीपत हुआ बिटवीन इब्राहिम लोडी एंड बाबर. बाबर इज द विनर ऑफ दैट वॉर. उस वॉर में बाबर जो है उसकी जीत हुई. ठीक है, बाबर जीत गया. अब द मुगल रूलर्स मैनेज्ड टू क्रिएट अ वास्ट एम्पायर. उन सबने एक बड़ा एम्पायर क्रिएट करना शुरू कर दिया. दिल्ली सल्तनत बड़ी हो चुकी थी मगर इब्राहिम लोडी के टाइम पे कमजोर हो रही थी और फिर लोडी को हरा करके बाबर ने अपनी आप को एक बड़ा राजा घोषित कर दिया. अब मुगल रूलर्स जो है 1526 का आपको डेट याद रखनी है कि 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हैपेंड. कितनी लड़ाई हुई थी पानीपत की? 3. पहली है बाबर, दूसरी होगी अकबर के समय और तीसरी फिर होगी कहां पे? तीसरी लड़ाई होगी राजपूतों के समय. तो इस तरीके की 3 लड़ाइयां होगी. उनमें हम पहली लड़ाई अभी देख रहे हैं, वो क्या है? ये वाली 1526 वाली, ये आपको याद होनी चाहिए. अब जो मुगल रूलर्स थे बाबर के टाइम से, उन्होंने एक वास्ट एम्पायर बना लिया एंड रिमेन्ड इन पावर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. आप सबको पता है बहुत ज्यादा समय तक है. बाबर, हुमायूं रहा, बाबर रहा, फिर उसके बाद भी हुमायूं तो 2 बार आया, फिर उसके बाद अकबर आया, अकबर, जहांगीर, फिर उसके बाद बहुत सारे आते रहे. जहांगीर के बाद वो शाहजहां, वो औरंगजेब, सब आए धीरे धीरे. इन सब के बारे में बात हुई. तो इन्होंने बहुत ज्यादा एम्पायर चलाया अपना, बहुत बड़े बड़े राज्य इन्होंने बता दिए. ठीक है. और द फर्स्ट 6 मुगल किंग्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज द ग्रेट मुगल्स. जो शुरुआत के जो 6 किंग्स थे ना मुगल के, उन्हें ग्रेट बोला जाता है. औरंगजेब के बाद सब खत्म हुआ, बट उससे पहले जितने भी किंग आए उन्हें द ग्रेट किंग्स ऑफ मुगल बोला जाता है. ठीक. अब जो ये टर्म है ना मुगल, ये कहां से आई है ये हमें देखना होगा. भाई ये मुगल टर्म है वो कहां से आई है? चलिए देखते हैं इस मुगल टर्म को, ये कहां से आई है. तो मुगल comes from the term मंगोल. तो जो मंगोल है ना, मंगोल एक देश भी है. तो जो ये टर्म है मुगल, वो कहां से निकली है? मैंने आपको बताया मंगोल से. मंगोल क्या है? मंगोल भी एक देश है. आपको पता है ना, मंगोल देश चाइना के ऊपर, रशिया और चाइना के बीच में कौन सा देश आता है? मंगोलिया. तो मुगल जो है उसे बोला जाता है कि वो टर्म मंगोल से आई है. अब द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ जेनिस खान, मतलब चंगेज खान की बात कर रहे हैं. जेनिस खान को क्या कहते हैं हम? चंगेज खान. तो चंगेज खान के डिसेंडेंट्स, मतलब उसके जो बाकी के लोग आए थे उसके बाद, उन सबके वंशज बोला जाता है इन मुगल्स को.
कि भाई ये चंगेज खान के वंश है, मुगल वाले जो है चंगेज खान का वंश आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब रूलर ऑफ द मुगल ट्राइब्स, सॉरी मंगोल ट्राइब्स ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया ऑन देयर मदर्स साइड, मंगोल का देश का जो राजा है वो इस तरीके का हुआ करता था। तो ये हम सारी यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो जो सेंट्रल एशिया है वहां से ये मंगोल आते हैं। कहाँ से आते हैं? सेंट्रल एशिया से, जहाँ पे आज के समय कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस तरीके के बहुत सारे देश हैं। और चाइना जो मंगोल ट्राइब से उनका राजा हुआ करता था चंगेज खान, जिसे यहाँ पे गेंगिस खान बोला जा रहा है, ठीक। तो ये जो है मुगल्स वहां से ही आए हैं। एंड दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ तिमूर, तिमूर के डिसेंडेंट्स है। रूलर ऑफ ईरान, ईरान का रूलर कौन था? तिमूर, उसके भी ये डिसेंडेंट्स माने जाते हैं। कौन? ये मंगोल्स वाले। इराक के भी। एंड मॉडर्न डे टर्की फ्रॉम देयर मदर फादर साइड, मतलब मदर साइड से तो अगर देखिए चंगेज खान तो चाइना और सेंट्रल एशिया से, और उसके जो पिताजी थे वो ईरान के जो तिमूर हैं उनसे, इराक, मॉडर्न डे टर्की, वहां से थे। इस तरीके से जो है ये चंगेज खान इतना ज्यादा अलग तरीके के ब्लड से पैदा हुआ था और इसने बहुत ज्यादा राज किया। तो मुगल्स भी वहीं से आए थे, ये बताने की कोशिश हो रही है। अब ये एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बाबरनामा, बाबरनामा अपने बारे में कुछ लिखाया होगा और ये हमारे कोई काम का नहीं, अब चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब यहां पे आता है हु वर द मुगल्स। भाई मुगल्स थे कौन जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं इसमें? वो हु आर द मुगल्स, हम पढ़ेंगे भाई मुगल्स कौन कौन थे। चलिए देखते हैं। डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट lineages ऑफ रूलर्स, एक तो चंगेज खान या गेंगिस खान जो 1227 में मर गया था, ठीक है। मैंने आपको इल्तुतमिश के समय बताया था चंगेज खान का हमला हुआ था, और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे भी हुआ था इसका हमला। मतलब मंगोल रूलर है ये, who ruled over parts of China, Central Asia from the mother side and successors of Timur, ये from the father side जो हमने भी देख लिया, ठीक है। तो यहाँ से इनका मुगल्स के बारे में पता लग रहा है, वहां से आए थे। अब मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल एज चंगेज खान मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मैसाकेर ऑफ इननमरेबल पीपल। It was also linked with the Uzbeks, their Mongol competitors. They were proud of their Timurid ancestry because their great ancestor had captured Delhi in 1398. तो जो तिमुरिड है, जो फादर साइड है, उसको तो पसंद करते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि जो ये चंगेज खान है मदर साइड से जो था उसको वो नहीं करना चाहते थे, ये मंगोल से था और मंगोल से हम कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, क्योंकि उन्होंने जो है मासाकेर किया था। तो वो तिमुरिड को मानते थे अपने आप को, मुगल कहना है मंगोल कहना पसंद नहीं करते थे, वो तिमुरिड मानते थे अपने आप को, क्योंकि उसने दिल्ली पे राज किया था तिमुरिड वालों ने। तो इस वजह से वो अपने आप को तिमुरिड मानते थे, ना कि मंगोल ये सब पसंद करते थे, ठीक है। ये हमने बात कर ली कि भाई चंगेज खान वगैरह से आए हैं, तिमूर मर गया था कितना इसमें। अब मुगल मिलिट्री कैंपेन्स हम देखेंगे। भारत में मुगल्स की एंट्री हो जाती है, कब होती है? विलियम लोडी हार जाता है और 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ओवर होता है विद द बाबर्स विक्ट्री। तो चलिए मिलिट्री कैंपेन देखते हैं कौन कौन से कहां कहां लड़े गए। तो बाबर फर्स्ट मुगल एम्परर था। क्या था भाई ये बाबर? फर्स्ट मुगल एम्परर, पहला मुगल एम्परर था 1526 से 1530 के बीच। कब से कब तक? 1526 से 1530 के बीच में ये फर्स्ट मुगल एम्परर था। कौन? बाबर। सक्सीडेड द थ्रोन ऑफ फरगाना इन 1494। तो 1494 में जो फरगाना था उसे बाबर ने कॉन्कर कर लिया और सक्सीड कर लिया थ्रोन को फरगाना में, ठीक है। फर्स्ट मुगल एम्परर था। तो सबसे पहले इसने जो है फरगाना की थ्रोन सक्सीड कर ली, मतलब ये राजा था फरगाना में 1494 में। अभी इसने युद्ध नहीं किया है। When he was only 12 years old, उसने अपने आप को राजा घोषित करवा दिया। He was forced to leave his ancestral throne,
ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ अनदर मुगल एम्परर द उज़्बेक्स। अब क्या है कि बाबर जो है वो ये फरगाना पे राज कर रहा था। अब क्या मुगल आ गए, ये मंगोल वाले आ गए और उनमें से उज़्बेक्स थे मंगोल में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको हरवा दिया और इससे बोला कि चलिए आप अपनी थ्रोन छोड़िए, तो इसे थ्रोन छोड़नी पड़ी। मगर आफ्टर ईयर्स ऑफ वंडरिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504। मगर बहुत सालों तक क्या किया उसने, घूमता रहा इधर से उधर, कौन, बाबर। मगर फिर काबुल उसने कैप्चर कर लिया, कब, 1504 में जाकर बाबर ने काबुल कैप्चर कर लिया। अब 1526 में ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली। 1526 में उन्हें सुल्तान ऑफ दिल्ली जो इब्राहिम लोडी था उसे हरा दिया। एट पानीपत कैप्चर दिल्ली और आगरा और दिल्ली को कैप्चर कर लिया, जैसे कि आप सब जानते हैं पानीपत का युद्ध। तो बाबर ने इस तरीके से अपने आप को जो है बड़ा बनाया। 12 साल की उम्र में फरगाना का राजा बन गया 1494 में। बट फिर उज़्बेक्स आ गए मंगोल के और उन्होंने बोला चलो निकलो, तो वो निकल गया। बहुत टाइम तो घुमा इधर उधर, फिर काबुल को 1504 में ले लिया अपने हाथ में और फिर इब्राहिम लोडी को हरा दिया 1526 में, और दिल्ली और आगरा भी उसको मिल गया। क्या मिल गया भाई, दिल्ली और आगरा जो चाहता था मिल गया। इस तरीके से यहाँ से बाबर का उदय हो गया। ठीक है, ये आपको काबुल का याद रखना है, 1504 में उसने किया था, 1526 में ये किया। यहाँ पे एक मिनिएचर पेंटिंग दी हुई है बाबुल वगैरह इनके, तिमूर के बारे में। हमारे लिए इतना ज्यादा काम का नहीं, आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। ये सुल्तान मोहम्मद मिर्जा के बारे में दिया हुआ है, बाबर्स ग्रेट ग्रैंडफादर तिमूर आर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, मिर्जा गालिब होते हैं ना वो, तो बाबर्स ग्रेट ग्रैंडफादर है। और उमर शेख, बाबर का फादर कौन था, उमर शेख। बाबर का फादर कौन था भाई, उमर शेख था। ठीक है, और ग्रेट ग्रैंडफादर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिएचर पेंटिंग दी हुई है तिमूर की, डिसेंडेंट्स है मुगल एम्परर्स। तिमूर इज इन द सेंटर एंड ऑन द राइट इज सन मिरन शाह द फर्स्ट मुगल एम्परर। बाबर्स ग्रेट ग्रैंडफादर जो है वो कौन था, मिरन शाह था, दादा था ये, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, दादा था ये बाबर का। और अबू सैयद ये बाबर का ग्रैंडफादर था। टू द लेफ्ट ऑफ तिमूर आर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, ये बाबर का ग्रेट ग्रैंडफादर था। और उमर शेख ये बाबर का फादर था। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है, उमर शेख कौन था, बाबर का फादर। और द मुगल एम्परर बाबर, अकबर, शाहजहां आर द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इंडिविजुअल्स ऑन तिमूर्स राइट एंड ऑन हिज लेफ्ट इन द सेम ऑर्डर आर हुमायूं, जहांगीर एंड औरंगजेब। इस तरीके के ऑर्डर में ये बताया गया, पेंटिंग बना दी। हमने देख लिया किस तरीके से बाबर जो है उसका उदय हो गया। अब हम देखेंगे मुगल एम्परर्स के बारे में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स, बाबर आया 1526 में और 1530 तक रहा। चलिए देखते हैं किस तरीके से उसने अपने आप को अजय घोषित किया, विजेता बन चुका था वो, कोई उसे नहीं हरा पा रहा था। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर was the ruler of Fargana, a small province in Central Asia. He came to the throne after his father's death, Umar Sheikh. When he was 12 years old, उसे throne मिल गई। अब he was soon derived or drive out from the kingdom by the Uzbeks. Uzbeks आए, इन्वेजन किया और बता दिए 12 साल का लड़का क्या चलाएगा, इसे कब्जा कर लेते। उज़बेक्स आ गए, अनदर मंगोल ट्राइब थी। He captured Kabul in 1504, मगर बाबर भी रुका नहीं, घुमा इधर उधर, फिर कैप्चर कर लिया काबुल। एंड बिगेन टू मूव टुवर्ड्स इंडिया, सोचा कि भाई काबुल तो आ चुका है, अब इंडिया चलते हैं। तो इन द बिगिनिंग ही कंसंट्रेटेड ऑन गेटिंग कंट्रोल ऑफ द अफगान पीपल ऑफ द एरिया। शुरुआत में उसने सोचा कि भाई अफगान पीपल जो है एरिया के जितने भी, उन सब पे अपना कब्जा जमाने की कोशिश करूंगा मैं। ये काबुल नहीं है, ये क्या है, ये काबुल है। ये क्या है, यहाँ पे काबुल दिया हुआ है आपको, ना कि काबुल। ही गेन कंट्रोल ऑफ पंजाब फ्रॉम दौलत खान। कहां से, दौलत खान। तो जो दौलत खान है उससे उसने पंजाब ले लिया भाई। क्या ले लिया उसने, दौलत खान से पंजाब ले लिया कंट्रोल। एंड देन द गवर्नर, द देन गवर्नर जो वहां के थे, पंजाब का गवर्नर दौलत खान, उससे उसने पंजाब ले लिया। अफगान तो उसने, काबुल तो ले लिया था। मगर फिर 1526 में उसने इब्राहिम लोडी को हराकर दिल्ली और आगरा भी ले लिया, पहले बैटल ऑफ पानीपत में। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले 1504 काबुल, फिर उसके बाद पंजाब का गवर्नर दौलत खान, उसके साथ ये
और फिर 1526 में इब्राहिम लोडी को हरा के इस तरीके से आगरा और दिल्ली हथिया लिया। अब 1527 में क्या किया भाई फिर बाबर ने? ही डिफीटेड द राजपूत रूलर राणा सांगा ऑफ मेवाड़। बाबर देख लीजिए, बाबर है ये। तो राणा सांगा जो था मेवाड़ का, उसे भी उसने हरा दिया कब? 1527 में। एंड इज एलाइज एट कन्नौज। तो कन्नौज ये इस तरीके के इलाके थे, वहां पे उसने राणा सांगा को, मेवाड़ का जो राजा था, उसको हरा दिया 1527 में। फिर 1528 में ही डिफीटेड द राजपूत एट चांदेरी। चांदेरी में राजपूतों को हटाया। और 1529 में डिफीटेड द अफगान चीफ्स अंडर महमूद लोडी एट घाघरा। जो अफगान चीफ थे महमूद लोडी के, उनको घाघरा में हराया, राजपूतों को चंदेरी में हराया। तो 27 में मेवाड़ को हरा दिया राणा सांगा को। फिर उसके बाद 28 में उसने क्या किया? राजपूत को हटाया चेरी में, ये चांदेरी में। फिर 1529 में उसने अफगान जो चीफ थे, उसमें महमूद लोडी से लीड हो रहे थे, उन्हें घाघरा में हराया। इस तरीके से हराता गया वो। और विद दीज victories, Babur gained control over many regions in the Indian subcontinent। तो 1526 में जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। बाबर ने, सॉरी बाबर डिफीटेड भी लिख सकते हैं आप, बाबर ने लिख के हिंदी ना लिख के आप इंग्लिश लिख दीजिए। बाबर डिफीटेड हुम? बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोडी। आइए लिख दिया, इब्राहिम लोडी मान लीजिए। 1527 में किसको हराया? मेवाड़ हैज बीन डिफीटेड बाय बाबर, ठीक है। और फिर 1528 में किसको हराया? राजपूतों को। कहां पे? राजपूत को हराया। कहां पे हराया? चांदेरी में, चांदेरी। और फिर इसके बाद भी नहीं रुका। 1529 में किसको हराया? अफगान चीफ्स को, जो महमूद लोडी था उसके अंडर थे, उसको हरा दिया, ठीक है। ये सब किया उसने। ये सारी की सारी विक्ट्रीज मैंने आपको यहाँ पे बताई थी। घाघरा में हराया। कहां पे हराया? महमूद लोडी को घाघरा में। अभी जो विक्ट्रीज थी, इससे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो बाबर है उसने कंट्रोल ले लिया। बाबर ने इन सारी विक्ट्री से क्या किया? कंट्रोल ले लिया। किस पे? इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब नॉर्थ वाली जगहों पे। अब बाबर वॉज मॉडरेट इन हिज रिलीजियस अफेयर्स। क्या था भाई? मॉडरेट था, ना तो कट्टर रिलीजियस था और ना ही कट्टर रिलीजन के खिलाफ था। मॉडरेट लाइफ जी रहा था। द डिफीटेड रूलर्स वर यूजुअली अलाउड टू गवर्न देयर टेरिटरीज इफ दे एक्सेप्टेड हिज अथॉरिटी। बाबर ने ऐसा नहीं किया कि जिनको हराया उन सबको खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हमें आपकी टेरिटरी चाहिए, जो भी टैक्स होगा हमें देने, मगर आप हमारे अंडर रहोगे और अपने अपने राज्य चलाइए। आप राजा अभी भी हो, बाद में भी रहोगे, बट हमारे अंडर रहिए। तो बाबर होल्ड ओवर काबुल, जो 1504 में हमने देखा था, वो काबुल नहीं काबुल है, एंड कांधार helped his successors keep India safe from invasions for the next 200 years। अब क्या है, काबुल वगैरह इन सब ने जो है हथिया लिया। तो क्या हुआ? यहीं से तो आते हैं सारे के सारे जितने भी इन्वेजन होते हैं। तो 200 सालों तक कोई इन्वेजन नहीं कर पाया इनकी वजह से, इन मुगल्स की वजह से। अब फॉरेन ट्रेड also became stronger because of the inclusion of these regions into the new empire। फॉरेन ट्रेड जो है वो भी होने लग गया बहुत ज्यादा, ठीक है। ईरान ये सब जो है जगहों से बहुत ज्यादा ट्रेड होता था, तो वो भी बहुत ज्यादा फैलने लग गया बाबर के समय। अब मगर बाबर मर गया, डाइड 1530। 1530 में बाबर की मृत्यु हुई। ही डाइड आफ्टर अ शॉर्ट इलनेस, बीमारी हो गई एंड ही डाइड। ही वॉज बरीड इन आगरा, आगरा में बरीड कर दिया गया। आगरा कब लिया था? पानीपत में ले लिया था। बट हिज बॉडी वॉज लेटर टेकन टू काबुल।
तो आगरा में उसको जो है बरीड तो करने की कोशिश करा भी ये होगा, मगर उसकी जो बॉडी थी उसे फिर बाद में क्या करा, उन्होंने सोचा कि चलो काबुल ले चलते हैं, तो काबुल ले गए एंड रीबरीड देयर इन एन ओपन गार्डन एज पर हिज विशेस। सबसे पहले तो उन्होंने सोचा आगरा में बरीड कर देते, बरीड कर भी दिया, तो उन्हें ध्यान आया कि भाई उसकी विश थी कि काबुल में होना चाहिए, तो उसे उठाया वापस से रीबरीड करा फिर काबुल में। कौन से गार्डन में? एक ओपन गार्डन था, वहां पे कर दिया, क्योंकि बाबर की यही विश थी। उसके जो भी सलाहकार वगैरह जो भी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में थे उन सब ने ये काम किया। अब वी गॉट और वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट बाबर्स रीजन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी तजुके बाबरी और बाबरनामा। जो बाबरनामा हमने ऊपर देखा था और ये तजुके बाबरी, उसमें बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद ने लिखी, भाई मैं ऐसा था, मैं वैसा था। अपनी तारीफ तो हर कोई करता है, तो बाबर ने ताजुके बाबरी कर दिया या फिर बाबरनामा कर दिया। अब विच वॉज रिटन इन चागताई। कहाँ पे भाई? चागताई, टर्किश। जो टर्किश है चागताई, उसमें वो लिखी गई थी। कहाँ पे लिखी गई थी? जो चागताई है टर्किश की, वहां पे ये सब लिखा गया। ही वॉज एन एजुकेटेड सेंट्रल एशियन टर्किश मुस्लिम। तो बाबर कैसा था भाई? बाबर टर्की वाला था, मतलब टर्किश मुस्लिम था। ये सेंट्रल एशिया का टर्किश मुस्लिम हुआ करता था। कौन? बाबर। ये आपको याद रखना है। His observations and comments in his memories reflect an interest in nature, society, politics, economics of time। तो कई सारे जो लोग हैं वो ये भी कहते थे कि जो बाबर है उसकी जो मेमोरीज है वो हम देख सकते हैं, उसके नेचर में इंटरेस्ट था, सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, क्योंकि ट्रेड बहुत ज्यादा फैल गया। बाबर के टाइम पे कहा जाता है बहुत ज्यादा ट्रेड हो चुका था, क्योंकि फॉरेन ट्रेड ये सब उसने ओपन कर दिया था। तो इस तरीके से बाबर का खत्म हुआ, 1530 में इसकी कहानी खत्म हो चुकी है। अब देखेंगे क्या हुमायूं के बारे में। हुमायूं ने क्या क्या किया, तो देखिए हुमायूं सबसे पहले तो इस टाइम पे राज करेगा, फिर इसे हरा दिया किसी राजा ने, और फिर ये वापस से आएगा 1555 में, 1 साल का राज करा, फिर ये मर गया, और फिर आया कौन? अकबर। तो हुमायूं के बारे में बात करते हैं भाई। तो बाबर वॉज सक्सीडेड बाय हिज एल्डेस्ट सन नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। तो बाबर को उसका जो सबसे बड़ा पुत्र था, सन था, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, उसने सक्सीड कर दिया। हुमायूं फेस्ड प्रॉब्लम्स ऑफ कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंसेस, अफगान थ्रेट्स व्हेन ही केम टू द थ्रोन। तो जब वो थ्रोन पे बैठा ना, उसे बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ा, प्रॉब्लम्स का। उसने क्या किया? कौन कौन सी प्रॉब्लम देखी? उसने कंट्रोल का सामना किया, एडमिनिस्ट्रेशन का, फाइनेंसेस का, अफगान थ्रेट्स का, व्हेन ही केम टू द थ्रोन, बहुत सारे थ्रेट्स थे। एज पर द विल ऑफ हिज फादर बाबर, तिमुरोइड ट्रेडिशन जो था, द एम्पायर वॉज डिवाइडेड बिटवीन हिम एंड हिज 3 ब्रदर्स। तो जो तिमुरोइड ट्रेडिशन था कि भाई अपने पुत्रों में ही सारी की सारी संपत्ति बांटनी, तो उस तरीके से उसने अपने जो 3 ब्रदर्स थे उस ट्रेडिशन को रखते हुए क्या किया? एम्पायर को डिवाइड कर दिया, किसमें? ब्रदर्स में, जैसा कि बाबर की विश थी। तो कामरान को दे दिया, कुछ अस्कारी को, कुछ हिंडल को दे दिया। Who were given provinces of their own। उन सबको अपनी अपनी प्रोविंसेस दे दी गई कि भाई चलिए आप अपने अपने प्रोविंसेस चलाइए, आप हमारे भाई हैं, आपको हम कुछ प्रोविंस देंगे। बट दिस अरेंजमेंट डिड नॉट सेटिस्फाई देम मच। ज्यादा उनको मच जो है उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाई जितनी भी उन्होंने। बाबा ने सोचा कि भाई प्रोविंसेस दे दूंगा, थोड़े मेरे भाई बैठ जाएंगे, बट भाई को तो पूरा के पूरा राज्य नहीं, पूरा पूरा देश चाहिए था, पूरा पूरा एम्पायर चाहिए था, तो ज्यादा सेटिस्फाई नहीं कर पाया सारे के सारे। अब ही ऑल्सो फेस्ड द थ्रेट्स फ्रॉम बहादुर शाह द रूलर ऑफ गुजरात। से उसने थ्रेट लिए, डराया गया उसको बहादुर शाह ने कि भाई हमारी धरती पे आने की कोशिश भी मत करना, वरना काट देंगे, मार देंगे। और शेरशाह सूरी द रूलर ऑफ बिहार और बंगाल, उससे भी उसने बहुत ज्यादा डर या थ्रेट महसूस किए। शेरशाह सूरी ने तो हरा भी दिया उसको। तो बंगाल और बिहार का जो शेरशाह सूरी था वो इतना पावरफुल था कि उसने हरा दिया था किसको? ये हुमायूं को। ठीक है, रूलर ऑफ बंगाल और बिहार का था ये। अब शेरशाह सूरी का मैं आपको बताऊंगा, हुमायूं को उसने हरा दिया। ठीक है, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया कहां पे? 1539 में, कन्नौज में, इन 1949 में। आफ्टर दीज डिफीट्स हुमायूं वाज फोर्स्ड टू लीव इंडिया
and flee to Safaid court in Persia. तो फिर जो है हुमायूं हार गया और फिर पर्शिया चला गया। अब दोबारा से हुमायूं आएगा, दोबारा से हुमायूं आने की कथा के बारे में या फिर उसकी जो ये हिस्ट्री है, इतिहास है, उसकी पूरी डिटेल्स आई विल डिस्कस टू यू और वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।